हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हो। ठीक है। और कुछ दिन से एक्चुअली आई वाज नॉट वेल, सो थोड़ा डिले हो गया वीडियो अपलोड करने के लिए। तो अब हम अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। ओके। अब वीडियोस आती रहेंगे रेगुलर, उसकी आपको चिंता करनी नहीं है। आप बस पढ़ते रहिए अच्छे से मन लगाकर। और नीट का रिज़ल्ट फाइनली आ चुका है, तो जिनके भी लो स्कोर्स हैं और जिनको लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आप डीमोटिवेट मत हो। अब जो भी हो गया हो चुका है, अब प्लीज़ उससे आगे बढ़ो और दोबारा उसके लिए प्रिपेयर करो। और जो लोगों का मान लीजिए कि सेकंड अटेम्प्ट था, ये थर्ड अटेम्प्ट था, मैं उन लोगों से भी बोलना चाहूँगा कि जैसे सपोज अभी रिजल्ट आया है, आपने सितंबर में पेपर दिया था और अब फिर से मई में पेपर है, तो 6 मंथ्स का गैप है अगले अटेम्प्ट के लिए। तो आप ऐसा मत सोचो कि मैंने 2 अटेम्प्ट दे दिए तो अब मैं नहीं दे रहा। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने 2 अटेम्प्ट दे दिए तो 6 मंथ्स के बाद एक और अटेम्प्ट है, बहुत ही कम टाइम पीरियड के बाद आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिल रहा है। तो प्लीज़ उस अटेम्प्ट को दो, अच्छे से प्रिपेयर करके और मेहनत करो। ठीक है। तो हमने प्रीवियस 3 लेक्चर्स करे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है। तो पहले मैं आपको पोटेंशियल का मतलब बता देता हूँ। ठीक है। खाली हम पोटेंशियल देखेंगे और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब देखेंगे कि होता क्या है। मान लो ये एक बीकर है, सपोज यहाँ मैंने एक होल कर रखा है इसमें, और इसमें पानी भरा है। पहले सपोज ये होल बंद था, उसके बाद मैंने होल खोल दिया। ये जो है ये ग्राउंड लेवल है मेरा। ठीक है। ये ग्राउंड है, तो पानी यहाँ से जो ये मान लीजिए कोई भी एच हाइट है, स्मॉल एच हाइट है, तो यहाँ से जो पानी गिरेगा उसकी स्पीड काफ़ी कम होगी। ठीक है। मतलब उस पानी में जो प्रेशर होगा, प्रेशर एनर्जी जो होगी उसमें पानी में कम होगी। ठीक है। धीरे धीरे फ्लो होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस बीकर को मैंने, मान लो ये सीढ़ियाँ हैं या ग्राउंड से ये हाइट जो है मेरी, ये मान लो ये कुछ भी है, एक्स है। ठीक है। एक्स हाइट पर ले जाके मैंने ये बीकर को रख दिया। अब इस बीकर में उस होल को मैंने क्या करा, फिर से खोल दिया। अब फिर पानी क्या होगा, यहाँ से फ्लो होगा। ठीक है। अब पानी जो फ्लो होगा, जो नीचे गिर रहा है, वो मान लीजिए ये टोटल हाइट इतनी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की, वो है कैपिटल एच। ठीक है। तो कैपिटल एच जो है एच से बड़ा है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जब मैं पानी रखूंगा और इसका जब ये बीकर का ये जो नॉब है ये खोल दूंगा, तो जो पानी गिरेगा इसमें ज़्यादा प्रेशर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हाइट ज़्यादा हो गई है। हाइट ज़्यादा होने से हुआ क्या? ठीक है। हमको फ़ायदा क्या हुआ? देखो ये बीकर है आपके पास, आपने क्या करा, ये यहाँ रखा था, आपने क्या करा, इस पर कुछ काम करा। काम क्या करा आपने, इसको ले जाके थोड़ी हाइट के ऊपर रख दिया। आपने इतना काम करा। मान लीजिए वो वर्क है आपके पास W। ठीक है। इसमें प्रेशर कम था, इसमें ज़्यादा हो गया। क्यों? क्यों हुआ? क्योंकि हाइट का आपने डिफरेंस ले लिया। मतलब हाइट यहाँ पर कम थी, यहाँ पर आपने हाइट जो है जहाँ से पानी गिर रहा है उसकी हाइट बढ़ा दी। ठीक है। तो आपने जो वर्क करा वो किस में करा? हाइट को इंक्रीज करने में। ठीक है। तो यहाँ पे जो पानी था, हम उसको ये बोल सकते हैं कि उस पानी की जो एनर्जी थी वो लो एनर्जी थी, या उस पानी के अंदर जो पोटेंशियल था वो लो पोटेंशियल था। देखो पोटेंशियल का मतलब होता है कि जो भी किसी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की अपनी खुद की जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है। जैसे हम जनरली भी डिस्कस करते हैं कि भाई उस स्टूडेंट का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में। ठीक है। जब हम कंपेयर करते हैं दो स्टूडेंट को कि भाई एक के 60 मार्क्स आए हैं, एक के 80 मार्क्स आए हैं, तो 80 मार्क्स वाले का पोटेंशियल ज़्यादा है। किस चीज़ में ज़्यादा है? पढ़ाई करने में ज़्यादा है। ठीक है। तो पोटेंशियल का मतलब होता है सेल्फ पावर, की खुद की कितनी ताकत है। ठीक है। तो यहाँ पे वाटर का जो पोटेंशियल है वो क्या है? लो पोटेंशियल। यहाँ पर वाटर का पोटेंशियल क्या है? हाई हो गया। ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आया पोटेंशियल में किस वजह से आया? सिर्फ हाइट की वजह से। और इस हाइट को बढ़ाने के लिए हमने क्या करा? काम करा। ठीक है। तो मान लो यहाँ पर इसका जो पोटेंशियल था, मैंने मान लिया यहाँ पर इसका जो पोटेंशियल था वो U1 है। ठीक है। मतलब इसकी जो खुद की पानी की बहने की यहाँ पर जो ताकत है वो क्या है? U1 है। यहाँ पे मान लो U2 हो गई। ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर हाई पोटेंशियल है, तो ये क्या हो गया? U2 इज ग्रेटर देन U1 हो गया। आ गई बात समझ में? अब मान लो डेल यू जो है वो डिफरेंस हो गया दोनों के पोटेंशियल में। मतलब यहाँ पर जो पानी का पोटेंशियल है और यहाँ पर जो पानी का पोटेंशियल है उसका डिफरेंस मैंने क्या ले लिया? डेल्टा यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1, क्योंकि U2 क्या है? बड़ा है, तो U2 माइनस U1 इसका डिफरेंस आ जाएगा। अब ये जो पोटेंशियल में डिफरेंस आया है किस वजह से आया है? काम की वजह से आया है। ठीक है। आप जितना ज़्यादा काम करोगे, यानी कि जितनी ज़्यादा आप इसकी हाइट बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा ये पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो मान लो अभी इतनी हाइट है, मैं इस बीकर को यहाँ रख दूँ सपोज, तो यहाँ रखने पे क्या होगा? मान लो U3 इसका पोटेंशियल हो गया, U3 क्या होगा? और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो जो अगर मैं पोटेंशियल का डिफरेंस निकालूंगा U1 और U3, मतलब इसके ऊपर कोई एक और है, वहाँ पर पोटेंशियल निकालूंगा, तो वो क्या हो जाएगा? U3 माइनस U1। तो U3 माइनस U1 की वैल्यू ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि U3 ज़्यादा है। ठीक है।
मान लो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है 10 है, U3 की वैल्यू मान लो 10 है, U1 की है 2, तो और U2 की वैल्यू कितनी थी 5, तो 5 माइनस 2 कितना मिला मुझे 3 मिला, यहाँ कितना मिला 8 मिला। तो जिस हिसाब से आप हाइट बढ़ाते जाओगे उस हिसाब से वाटर का जो पोटेंशियल है वो बढ़ता जाएगा। हाइट बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, वर्क क्या है W है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, जितना आप काम करोगे उतने ज़्यादा उसकी पोटेंशियल में चेंज आएगा, ठीक है। और ये जो पोटेंशियल में चेंज आ रहा है ये इसके किस फॉर्म में सेव हो जाता है, उसकी खुद की पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है वो, ठीक है। आप जितना ये काम करते जाओगे, जितना ये डिफरेंस बढ़ाते जाओगे उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि वो अपने पोटेंशियल के बल पे या अपने पोटेंशियल के बस में आकर जो काम कर सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी खुद की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ क्लियर हो गई। तो ये चीज़ याद रखनी है कि जितना आप काम करोगे उतनी उसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी। आगे बात समझ में, जितना यहाँ पर चेंज आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, मतलब उतना ज़्यादा आपने काम करा है, और ये दोनों बराबर होते हैं। जितना ज़्यादा काम करोगे उतनी ज़्यादा क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आएगा, यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। जितना ज़्यादा काम, मतलब जितनी ज़्यादा हाइट पे ले जाते जाओगे उतनी ज़्यादा क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी पानी की बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, मान लो मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक है स्मॉल प्लस क्यू, एक है कैपिटल प्लस क्यू। आगे बात समझ में। अब मान लो ये दो चार्जेस हैं, ये वाला है कैपिटल क्यू और ये वाला है स्मॉल क्यू। अब ये वाला कैपिटल क्यू है, ठीक है। तो अब ये जो दो चार्जेस हैं, मान लो ये अभी यहाँ पर है, इनके पास थोड़ा सा डिस्टेंस है दूर, ये क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मान लो अभी ये दोनों चार्ज यहाँ पर है, इन चार्जेस को पास में लेकर आया, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो भाई ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे ना, क्योंकि लाइक चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज है दोनों के ऊपर, ठीक है, पोलैरिटी क्या है, दोनों की सेम है। तो अभी मान लो ये चार्ज यहाँ पर है, अभी भी इन पे कुछ फोर्स लगा है, लेकिन मेरे हाथों ने क्या कर रखा है, इनको रोक रखा है, यानी कि बाहर से कोई ऐसा सपोर्टिंग मीडियम है जो इनको रोक रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैं इसको छोड़ दूं, हाथ से इन चार्जेस को छोड़ दूं, तो चार्जेस क्या होंगे, दूर चले जाएंगे। दूर क्यों जाएंगे, रिपल्शन की वजह से। आगे बात समझ में। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि इन दूर वाले चार्जेस को मैं पास लेकर आता हूँ, जितना पास लाऊंगा मुझे उतनी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पर हाइट बढ़ाने पे पोटेंशियल बढ़ रहा था इन लोगों का, ठीक है, मतलब पानी का जो पोटेंशियल बढ़ रहा था, उसी तरीके से इन चार्जेस को जब मैं पास में लेकर आऊंगा इनका पोटेंशियल बढ़ता रहेगा। किस तरीके से बढ़ेगा, जितना पास में लाऊंगा और मैं अचानक से छोड़ दूं तो उतनी तेजी से ये दूर जाएंगे। आगे बस समझ में, क्योंकि जितनी ज़्यादा पास आएंगे उतना बीच में इनके क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स जो है वो बढ़ता रहेगा। अभी यहाँ पर है रिपल्सिव फोर्स कम है, यहाँ थोड़ा और डिस्टेंस इनके बीच में कम हो गया तो रिपल्सिव फोर्स जो है थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा और कम हो गया डिस्टेंस, रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो गया, और कम हो गया रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा। अब यहाँ पर क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। जब ये एक दूसरे के पास रहेंगे मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ पर क्या है, जब ये दोनों एक साथ हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस, तो इनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है इस टाइम पर मैक्सिमम है, ठीक है। और जो आपने काम करा इनको यहाँ से यहाँ साथ में लाने का, मतलब दूर थे पास लाने का जो काम करा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बढ़ाने में जो काम करा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब ये जो रिपेल कर रहे हैं वो, उस पोटेंशियल को, मतलब उनकी पावर बढ़ाने का जो आपने काम करा, वो जो काम है मान लीजिए W है, वो काम जो है इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो जाएगा। मतलब आप इनको पास लेकर आए, इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बढ़ा, या आप कह सकते हो कि इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ गई है। तो आपने जितना ज़्यादा काम करते रहोगे, जितना उनको पास लाते रहोगे, उतना ये ज़्यादा रिपेल होने की कोशिश करेंगे, उतनी ज़्यादा इनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो बढ़ चुका है। पोटेंशियल किस बात का है, दूर जाने का, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब कि चार्जेस जो है एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं, उनके अंदर जो सेल्फ पावर है, सेल्फ कैपेबिलिटी जो है एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाने की। मान लो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कितनी दूर जाना चाहते हैं एक दूसरे से, वो जो उनकी कैपेबिलिटी अंदर की, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और जो ये एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगा कि जब आप इनको पास लेके आ रहे हो तो ये अपने अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर कर लेंगे, एनर्जी स्टोर करेंगे, और वो एनर्जी यूज कब होगी, जब आप इन चार्जेस को छोड़ दोगे। जैसे ही छोड़ोगे दूर भाग जाएंगे। तो दूर जाने में जो एनर्जी लगेगी वो एनर्जी कौन सी, जो हमने इसमें वर्क करके स्टोर करवाई है, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है और एनर्जी क्या है, ठीक है। यहाँ से
मैं समझता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ आ गई होंगी कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है। वही केस यहाँ पर भी अप्लाई करना है चार्जेस के केस में, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका मतलब देख लेते हैं डेफिनेशन के बेसिस पे, कि अगर मान लो आपके पास दो चार्जेस हैं वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, मान लो पहले यहाँ पर एक ये Q2 चार्ज था, यहाँ पर Q1 चार्ज था, दोनों क्या है एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ठीक है। तो जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे तो इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे कि दोनों पॉजिटिव हैं तो ना ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा ना ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि क्या है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस से जब आप इनको पास लाते हो और मान लो किसी फाइनाइट डिस्टेंस, ये ठीक है, मान लो कोई भी आर डिस्टेंस जो है वो फाइनाइट वैल्यू है, मान लो कि ये 1 मीटर है या फिर 10 सेंटीमीटर है, कुछ भी हो सकता है, ये फाइनाइट वैल्यू पे आपने चार्जेस को लाकर रख दिया। तो इन चार्जेस को जब आप इन्फिनिटी से किसी आर डिस्टेंस पर लेकर आओगे तो जितना आप काम करोगे उस काम को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो काम ही जो है वो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जितना आप काम करोगे उतनी एनर्जी इनमें आ गई। अब जितनी एनर्जी आई है उतनी एनर्जी से जब आप इनको छोड़ दोगे तो ये दूर भाग जाएंगे, बस। तो वर्क क्या है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आपने वर्क करा, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब आपने इनको छोड़ दिया तो एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे होगी, ये दूर भाग जाएंगे। तो क्या हुआ, वर्क हुआ, ठीक है। तो ये जो वर्क है वो इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है और वो किसके बराबर होती है, K Q1 Q2 बाय R। ये जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या बोलते हैं, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब मान लो अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें आप देख रहे हो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव एक्सप्रेशन का मतलब है कि आपको इन पर काम करना पड़ा तब ये एक दूसरे के पास आए। लेकिन अगर ये दोनों एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो क्या होगा, जब आप इनको पास ला रहे होगे, जैसे ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, मतलब एक दूसरे की फील्ड में आ जाएंगे, वैसे ही क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अनलाइक चार्जेस जो होते हैं यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो उस केस में जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगी वो होगी नेगेटिव, यानी कि माइनस K Q1 Q2 अपॉन R। तो इस माइनस का मतलब ये है कि इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। उसका मतलब ये है कि ये चार्जेस में जो एनर्जी है वो आपको इस पर वर्क नहीं करना पड़ेगा और एनर्जी जो है खुद ब खुद इसके पास ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। मतलब आपको वर्क जो है नहीं करना पड़ेगा, वर्क अपने आप होगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव एनर्जी का मतलब हो गया कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। आगे बात समझ में। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में था। अब हम देखते हैं कुछ सिस्टम ऑफ चार्जेस की अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस होते हैं तो उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या क्या हो सकता है। तो अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। इसका मतलब ये कि अगर आपके पास मल्टीपल चार्ज सिस्टम है, मान लीजिए बहुत सारे चार्जेस हैं, उनका अलग अलग अरेंजमेंट है, तो उनकी जो टोटल उस पूरे सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी। इस चीज़ का मतलब क्या हुआ, मान लो बहुत सारे चार्जेस है स्पेस में, आपने ऐसे बिखेर दिए, इधर उधर फैले हुए हैं। अब सारे चार्जेस को क्या करना है, हमने इकट्ठा करना है, कॉम्पैक्ट फॉर्म बनानी है उनके, ठीक है। मान लो जैसे आपका एटम का न्यूक्लियस होता है, तो आप मान लो कि बहुत सारे ऐसे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स फैले हैं, उनको क्या करना है, हमने इकट्ठा करके न्यूक्लियस में डाल दिया। उसी तरीके से क्या करना है, चार्जेस आपके स्पेस में ऐसे फैले हुए हैं हर जगह पर, जितने भी चार्जेस हैं उन सारे चार्जेस को आपस में इकट्ठा करना है, मतलब बीच में लाना है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ही कम कर देना है, ठीक है। तो जो भी आप इसको करने में काम करोगे वो क्या होगी, उस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि जितने भी चार्जेस हैं आपके पास, मान लीजिए ये मेरे पास 3 चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3। Q2 Q3 के बीच में R1 डिस्टेंस है, Q3 Q1 के बीच में R2 डिस्टेंस है, Q2 Q1 के बीच में R3 डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपको पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि इसको पास में लाना है, इसको पास में लाना है, इसको पास में लाना है, ठीक है। आपको ये देखना है कि हर चार्ज के बीच में एक ना एक पेयर बनना जरूरी है। अब पेयर निकालने का एक इजी सा फॉर्मूला है, वो है n(n-1/2), ठीक है। ये कैसे यूज करेंगे, आपके पास जितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं, यहाँ पर कितने चार्जेस हैं हमारे सिस्टम में, 3 चार्जेस हैं, तो हमारे जो पेयर बन जाएंगे कितने बनेंगे, 3 - 1 कितना होता है, 2/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारे पास, 3 बचा। तो 3 पेयर्स बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, एक ये वाला पेयर हो गया इन दो चार्जेस का Q2 Q3 का, एक Q2 Q1 का चार्जेस इन दोनों का पेयर हो गया, और एक Q1 Q3 का इन दोनों का पेयर हो गया। तो 3 पेयर बन गए, ये चीज डिसाइड हो गई। अब जितने नंबर ऑफ पेयर्स आपके बनेंगे उस हर पेयर के बीच में आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए,
ठीक है, और वही डिस्टेंस से हम क्या निकालेंगे, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो हमने अभी पढ़ा था क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दो चार्जेस के सिस्टम के लिए, के Q1 Q2 बाय आर, आर यानी कि जो भी उनके बीच में जितना डिस्टेंस हमको रखना है, ठीक है। तो ये देखो जैसे Q1 Q2 चार्जेस हैं, इनके बीच में R3 डिस्टेंस है, तो इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी के Q1 Q2 बाय R3, ठीक है, इतनी हो गई। और अब ये चीज समझना कि मतलब इनको पास तो ला रहे हैं लेकिन पास एक डिस्टेंस तक लेकर आएंगे, वो डिस्टेंस आपको ये दे रखा है, लेकिन एक्चुअली में ये जो हम सिस्टम ऑफ चार्जेस को ऐसे करके लेकर आए हैं, ये सिस्टम जो था चार्जेस का ये फैला हुआ था, पहले हमने उसको इस तरीके का बना दिया। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ये तीनों चार्जेस थे, उसको इस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए जो काम हमने करा वो काम इस सिस्टम में, ये जो अभी सिस्टम बना हुआ है ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा जो हमने काम किया है, ठीक है। तो जैसे ये तीनों चार्जेस क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फैले होंगे, हमको नहीं पता कहां पर थे वो, हमने क्या करा, इनको इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन बना दिया कि ये चार्ज यहां पर ला दिया, Q2 जो है इससे R3 डिस्टेंस पे ला दिया, और Q3 जो है Q2 से R1 के डिस्टेंस पे ला दिया, और Q3 जो है Q1 से R2 डिस्टेंस पे ला दिया। हमने क्या करा, इनफाइनाइट चार्जेस ये तीनों फैले होते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इनको इस पोजीशन में लाके रख दिया, इतने इतने डिस्टेंस की दूरी है। तो जो हमने काम करा है इनको इस कॉन्फ़िगरेशन में बनाने के लिए, वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन चुकी है, और वो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी इस फॉर्मूला से। क्या करना है, जितने भी पेयर है हर पेयर की सेपरेट पोटेंशियल एनर्जी निकाल के उन सारे पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देना है। तो देखो Q1 Q2 ये है, Q1 Q2 इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, के Q1 Q2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R3 हो गया। Q2 Q3 के बीच में देखो ये Q2 Q3 है, तो के Q2 Q3 अपॉन R1 हो गया। उसी तरीके से तीसरा वाला हो गया, तो इसकी इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने जितना काम करा वो इस एनर्जी में आकर बंद हो चुका है, ठीक है। मान लो ये पोटेंशियल एनर्जी, देखो एनर्जी की यूनिट जूल होती है, मान लेते हैं कि इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मान लो आई हमारे पास 100 जूल के बराबर, सपोज कंसीडर कर लिया कि 100 जूल के बराबर है। तो ये 100 जूल है क्या, 100 जूल वो है कि ये Q1 Q2 Q3 डिस्टेंस इधर उधर कहीं पड़े थे, हमने उन चार्जेस पर काम करा, कितने काम के बराबर करा, 100 जूल के बराबर का काम करा। 100 जूल जब काम करा इस तरीके से चार्जेस को लगाने में, तो ये इस कॉन्फ़िगरेशन में आकर चार्जेस बैठ गए हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम इसके ऊपर जो भी हमने फोर्स लगा रखा है, जिस तरीके से इन चार्जेस को रोका है, अगर वो हटा देंगे तो ये चार्जेस फिर से दूर चले जाएंगे ड्यू टू रिपल्शन, अगर ये सारे एक सेम पोलैरिटी के चार्जेस हैं, यानी कि सारे पॉजिटिव हैं या फिर सारे नेगेटिव हैं। अगर इनमें मान लो पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव होता, तो इनके बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होती, नेगेटिव होती। मैं बता देता हूँ कैसे। मान लीजिए ये नेगेटिव है, तो Q2 Q1 के बीच में, Q2 Q1 ये दोनों क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, नेगेटिव। Q2 Q3 वाली भी, Q2 Q3 ये है, तो इनके बीच भी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। और Q1 Q3 क्या है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव की पॉजिटिव रहेगी, तो जो भी इनकी वैल्यू आएगी ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। मान लो ये कितनी थी, मान लो इसको रब कर देता हूँ मैं, मान लो ये 10 के बराबर है, तो ये -10 ले लेंगे, ये भी -10 ले लिया सपोज, ये +20 हो गया सपोज, तो या +30 ले लेता हूँ इसकी एनर्जी जो है, ठीक है। तो मेरे पास जो इनको ऐड करके आएगा 30 - 10 कितना गया, 20, 20 - 10 10 आ गया। तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसकी तब क्या आ गई, 10 आ गई। तो जो भी आपके पास अगर अपोजिट चार्जेस का वो दे रखा है पेयर, तो नेगेटिव लोगे, अगर सेम चार्जेस का पेयर दे रखा है तो पॉजिटिव लेना आपको साइन के साथ, और इनको ऐड कर देना है। नंबर ऑफ पेयर्स निकालने का ये फॉर्मूला है। अब मान लो हमारे पास स्क्वायर है, आपसे बोला कि स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्जेस रखे हुए हैं, Q1 Q2 Q3 Q4, या फिर हो सकते हैं सेम चार्जेस रखे हो। तो देखो स्क्वायर के कॉर्नर पे अगर आपको बोलते चार्ज रखे हैं, तो आपको अगर पेयर निकालने तो कैसे निकालोगे, n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 4, तो 4 इंटू 4 - 1 यानी कि 3/2, तो 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 3 या कितना हो गया, 6 हो गया। तो आपको बनाने हैं 6 पेयर्स। अब वो 6 पेयर्स क्या होंगे, एक तो Q1 Q2 के बीच में पेयर हो गया, मान लो मैं इसको पेयर नंबर 1 कह देता हूँ, P1। Q2 Q3 के बीच में पेयर हो गया 2 P2, Q3 Q4 के बीच में पेयर हो गया P3, और Q4 Q1 के बीच में मान लो हो गया पेयर 4, ठीक है। अब 6 पेयर है, लेकिन हमारे तो 4 ही बने हैं। 2 पेयर कौन से होंगे, Q2 और Q4, ये जो डायगोनल दिख रहा है इसके बीच में मान लो पेयर है पेयर 5, और उसी तरीके से Q1 और Q3 के बीच में ये वाला पेयर मान लो हो गया पेयर 6। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स निकालने का फॉर्मूला है, इससे आपकी कभी गलती नहीं होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने में जब आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, पहले नंबर ऑफ पेयर्स निकालना, उसके बाद ढूंढना कि पेयर कौन कौन से होंगे, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हर पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है। देखो स्क्वायर है तो सारी साइड का जो साइज होगा या लेंथ होगी वो तो सेम होगी। मान लो अगर ये A है तो ये भी A होगी, ये A होगी, ये A होगी। डायगोनल आपको पता है
स्क्वायर में कितना होता है, a√2 होता है। तो उस हिसाब से कर लेंगे, यही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। साइन वगैरह आप सब चेक कर लेना, जहां पर ऑपोजिट पेयर आएंगे वहां आ जाएगा नेगेटिव साइन उस पेयर के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, और जो सेम पोलैरिटी के होंगे मतलब सेम चार्जेस जहां पर होंगे वहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो उन सबको ऐड करके आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। तीसरा क्यूब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यूब में देखो 8 चार्जेस होंगे। 8 कैसे होंगे, देखो क्यूब होता है तो क्यूब के पास 8 कॉर्नर्स होते हैं। अगर आप अपना रूम देखोगे, रूम में 8 कॉर्नर्स होंगे, 1 2 3 4 और 4 नीचे के होते हैं, ठीक है। तो 8 कॉर्नर्स हो गए। अब ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि इसमें जो पेयर बनेंगे देखो कितने बन रहे हैं, 8 -1 कितना हो गया, 7/2, तो 2 4 जा 8 हो गया, तो ये कितना हो गया 28। क्योंकि देखो 8 चार्जेस हैं तो हमें n की वैल्यू कितनी हो गई 8, तो 8 × 7/2 हो गया, 28 पेयर्स बनेंगे। वो कैसे बनेंगे, 12 तो साइड के पेयर्स बनेंगे, ठीक है, क्योंकि 12 क्या होती है, साइड होती है। जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या होगा, आपके 6 साइड लगा होगा। जैसे एक ये हो गया, एक ये इसके सामने वाला हो गया, एक इधर हो गया, एक इसके पीछे हो गया, एक ऊपर और एक नीचे, तो 6 क्या हो गए आपके स्क्वायर हो गए। उनमें क्या होगा, हर जगह पे जो साइड्स होंगी उन साइड में जो होंगी टोटल जो साइड का सम आएगा वो 12 आएगा। उसी तरीके से फेस डायगोनल है। फेस डायगोनल यानी कि जो स्क्वायर जैसा आपका एक फेस हो गया उसमें 2 डायगोनल्स होंगे एक फेस में, ठीक है, और आपके 6 फेस होते हैं तो 12 फेस डायगोनल्स हो गए, और 4 मेन डायगोनल होंगे। मेन डायगोनल आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, मान लो अब आपका जो रूम है वो एक क्यूब है, ठीक है, तो इस एक कॉर्नर से लेके दूसरे वाले कॉर्नर तक और फिर ये नीचे से लेकर दूसरे कॉर्नर तक, तो तब आप देखोगे तो आपको 4 कॉर्नर्स मिल जाएंगे, एक ऊपर से नीचे जाएगा और एक ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। चारों कॉर्नर्स में 4 मेन डायगोनल बन जाएंगे आपके। अब ये ध्यान रखना कि देखो साइड तो आपको दे रखी होगी कि क्यूब की साइड कितनी है, मान लो r दे दी या a भी दे सकते, कुछ भी दे दी। तो आपको अगर फेस डायगोनल की लेंथ निकालनी होगी तो उसका फॉर्मूला होता है r√2 या फिर a√2, जो भी आपकी साइड दी हो उसको √2 से मल्टीप्लाई कर देना। और जो मेन डायगोनल की लेंथ आपको निकालनी होगी, क्योंकि देखो 4 मेन डायगोनल के पेयर बनेंगे तो उसमें मेन डायगोनल वाली लेंथ का यूज होगा, तो वो कितने के बराबर होती है, r√3। √3 से आप उसकी क्यूब की साइड को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो वही सेम फॉर्मूला आएगा k q1 q2 अपॉन जो भी डिस्टेंस होगा, 2 चार्जेस इंटू k आपका पता ही है आपको, ये क्या होता है कूलम्ब्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹, ठीक है, ये मैंने पहले पढ़ा रखा है, वहां से देख सकते हो। तो ये जो फॉर्मूले हैं r√2 r√3 काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्यूब का भी केस पूछा जा सकता है। तो क्यूब के केस में आप इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे। तो 12 तो ये बन जाएंगे, तो इसका अगर मैं फॉर्मूला निकालूं तो u = क्या हो जाएगा 12 इंटू, देखो अगर मान लो सारे चार्जेस सेम है, क्यू चार्जेस रखे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा q1 × q2 यानी कि q² हो जाएगा अपॉन ये डिस्टेंस कितना हो गया सबके बीच में r हो गया, ठीक है। 12 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। देखो एक का क्या होगा k × q1 q2 अपॉन इनके बीच में सबके बीच में डिस्टेंस कितना होगा r, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 12 साइड है, तो ये 12k² अपॉन r हो गया। उसी तरीके से फेस डायगोनल का करोगे तो फेस डायगोनल भी कितने 12 और k q1 q2 यानी कि q² हो गया अपॉन r, ये जो होगा r√2 की वैल्यू रख दोगे आप, ठीक है। उसी तरीके से मेन डायगोनल है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 4 मेन डायगोनल है, 4 × k q² अपॉन मेन डायगोनल का जो डिस्टेंस है कितना है r√3। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप किसी भी सिस्टम की निकाल सकते हो। मैंने आपको तरीका अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो अभी तक तो हमने जो भी देखा वो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बोल सकते हो आप इसको। तो जिस तरीके से हमने अभी स्टार्टिंग में देखा कि जो वाटर के पोटेंशियल के बारे में बताया था मैंने कि अगर मैंने उसकी हाइट बढ़ा दी तो उसका जो है पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैं उसको क्या कहता हूँ, वाटर पोटेंशियल, कि वो अगर वाटर का पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो अगर मैं उसको बोलूँगा दूसरी लैंग्वेज में तो क्या बोलूँगा कि वाटर पोटेंशियल मेरा बढ़ चुका है। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी उसी तरीके से होता है। तो देखते क्या होता है, मान लो यहाँ पर आपके पास +Q कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मान लो मैंने इसको इस तरीके से शो कर दिया, ये इसकी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, काफ़ी दूर तक हो गई है। अब मैं कोई टेस्ट चार्ज लेकर आया हूँ, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है। टेस्ट चार्ज के बारे में अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से देखें, मैंने अच्छे से टेस्ट चार्ज को एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके। तो अब ये टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ पर है, अभी मान लेते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहीं तक है, ठीक है, ये मान लो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री है, कंसीडर कर लिया मैंने। अब यहाँ पर तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो
क्या होगा, जैसे जैसे मैं चार्ज को पास लेता जाऊंगा, जैसे ये इसकी ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर स्टार्ट करेगा एंटर करना, उसी टाइम क्या होगा, ये इस पर क्या है अपना फोर्स लगाने लग जाएगा। ये इस पर फोर्स नहीं लगाएगा क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो क्या है, नेग्लिजिबल है। तो जैसे मैं इसको बाउंड्री के अंदर लेकर जाता हूँ, मान लो ये चार्ज आ गया अब यहाँ, तो ये क्या होगा, इस पर धक्का मारेगा और ये चार्ज फिर से बाहर आने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है इस पर अपना फोर्स लगाएगा और इसको बाहर करने की कोशिश करेगा अपने इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि ये दोनों सेम पोलैरिटी के हैं, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है उसे हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं और ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज या पर यूनिट टेस्ट चार्ज बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है 10 और यहां पर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 20, मान लो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये है कि अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है और मुझे इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर जाना है, मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ए से बी की तरफ लेकर जाना है, ए पर पोटेंशियल है 10, यहाँ पर है 20, तो इतने में जो मैं काम करूंगा इस चार्ज पे, क्योंकि देखो काम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसको धक्का मार रहा है, अगर ये धक्का मार रहा है तो मुझे इधर से धक्का मारना पड़ेगा, जब तक मैं इधर से धक्का नहीं मारूंगा तब तक ये ए से बी पर नहीं जाएगा। तो ए से बी में जब मैं इसको धक्का मारूंगा इस टेस्ट चार्ज पे और ये ए से बी पहुंच चुका है, तो जितना मुझे धक्का मारना पड़ेगा वो इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या हुआ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी टेस्ट चार्ज को या फिर किसी भी यूनिट चार्ज को लेकर जा रहे हो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, मैं इसके अगेंस्ट लेकर जा रहा हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो काम करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज, वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके उस चार्ज की क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है, ठीक है। तो जो भी मैं पर यूनिट चार्ज इस चार्ज पे काम करूंगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, वो इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग जो, मतलब इस इलेक्ट्रिक चार्ज ने जो क्या कर रखा है, अपना पोटेंशियल बना रखा है, पोटेंशियल मतलब अपनी जो ताकत बनाई हुई है, उस ताकत को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ जितना पास इसके चार्ज के जाते रहोगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती रहेगी, क्योंकि देखो भाई मैं मान लो पहले मेरा चार्ज यहाँ था, फिर मैं चार्ज को यहाँ पर ले आया, तो देखो ये इसके और पास हो गया, और पास हो गया, तो ये और ज़्यादा जोर से इसको धक्का लगा रहा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं पास लेता जाऊंगा इसको और ज़्यादा धक्का मारेगा और मुझे इधर से उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि इस चार्ज को मैं इसके कांटेक्ट में ले जाऊं, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर था तब इस पर कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे अंदर जाता रहेगा वैसे वैसे इसका फोर्स और ज़्यादा होता रहेगा। यानी कि हमें एक बात ये पता चली कि मतलब जो भी अगर चार्ज है तो चार्ज के पास जितना आप जाते रहोगे वहाँ पर उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। मान लो यहाँ 10 थी, यहाँ 20 है, तो यहाँ पर जाके हो सकता है 40 हो जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब यही है, यह हमको ये बताता है कि आप अगर बाहर से या किसी भी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट है, वहां से किसी दूसरे पॉइंट पे आप जा रहे हो इस चार्ज को लेकर, तो जितना काम आपको इस चार्ज के ऊपर करना पड़ेगा इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को रोकने के लिए, मतलब इसके अगेंस्ट जो काम करना पड़ेगा उसे ही इस चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब कि चार्ज से जो भी आप क्या बोल सकते हैं, चार्ज के पास जो भी कैपेबिलिटी है किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाने की, उस वैल्यू को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, ठीक है। और ये एक तरीके की क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या क्या है, डायमेंशंस वगैरह जो भी है, और इसके बाद हम देखेंगे जो भी हमारे पास काफ़ी सारे चार्ज के सिस्टम होते हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देख रहे थे, तो मैं आपको उसके कुछ और चीज़ें बता देता हूँ उसके बारे में। जैसे कि इसकी जो डायमेंशन वो होती है ml2 e⁻³ e⁻⁻1, ठीक है, ये इसकी डायमेंशन हो गई। अब हम देखते हैं एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कितना होता है। देखो सपोज हमने यही चार्ज ले लिया +Q, ये एक मान लो पॉइंट चार्ज है, तो इसकी वजह से जो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, मतलब इसके अंदर जो कैपेबिलिटी होगी दूसरे चार्ज पर अपना इंटरेक्शन लगाने के लिए, यानी कि अपना फोर्स लगाने के लिए जो इसके अंदर कैपेबिलिटी होगी वो कितनी होगी। तो देखो हमने देखा कि V = W/Q0 हुआ, मतलब इस Q0 पे जितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, वर्क डन जितना हो रहा है इस चार्ज पे,
ठीक है, तो उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। अब आप ये देख सकते हो कि ये जो वर्क डन है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, और U बाई क्यू नॉट लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो जो मैं काम करूंगा वो उस चार्ज की क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, तो मैंने उसको U लिख दिया। और अभी हमने पीछे पढ़ा कि U जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है किसी भी चार्ज के सिस्टम की वजह से, वो कितनी होती है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, इन दोनों का सिस्टम बन गया, तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, मान लो इन दोनों के बीच में सपोज डिस्टेंस है r, तो ये हो जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q, ये Q नॉट है, ठीक है, K Q नॉट अपॉन R इंटू ये इतनी वैल्यू U की हो गई, और इसके नीचे क्या Q नॉट है, तो 1 बाई क्यू नॉट से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब Q नॉट से हो जाएगा Q नॉट कैंसिल, क्या बचा मेरे पास, K Q बाय R, ठीक है, तो K Q बाय R बचा। तो ये जो मेरा V इज इक्वल टू K Q बाय R जो आया है इतना टर्म, ये मेरा जो होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब कोई भी एक पॉइंट चार्ज है Q, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है वो इतने के बराबर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, मतलब सिस्टम है एक चार्जेस का, तो उनकी वजह से टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन, जितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं उनको हम एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे। ओके, तो ये यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये वाला टॉपिक जो है यहाँ पर, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके आगे पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो अलग अलग सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से होता है वो किस तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देख लिया। अब मैं उसको समराइज कर देता हूँ, उनकी डेफिनेशन जो हमने पढ़ा है। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम ऑफ चार्जेस एज इन द फॉर्म ऑफ वर्क which was applied in order to assemble the charges at a finite separation that were at infinity earlier। इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारे मल्टीपल चार्जेस सपोज आपके पास होते हैं, 2 या उससे ज़्यादा, तो अगर वो पहले इन्फिनिटी डिस्टेंस पर थे, मतलब एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं था, मतलब पहला वाला ना दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा था, ना दूसरा वाला पहले के ऊपर लगा रहा था, कोई भी किसी के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा था, उस टाइम पर वो चार्जेस थे, और उसको क्या करा गया, हमने कुछ उन चार्जेस पर वर्क करा, वर्क करके उन चार्जेस को एक फाइनाइट डिस्टेंस पर असेंबल कर दिया। मतलब पहले वो इन्फिनिटी पे थे, इन्फिनिटी से हम चार्जेस लेकर आए फाइनाइट डिस्टेंस पे, फाइनाइट सेपरेशन पे, उनको हमने असेंबल करा, तो वो जो वर्क हमने करा वो उनकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। उसमें एनर्जी स्टोर हो गई जो हमने काम करा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। मतलब एक चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है, आपने क्या करा, एक टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पर था, या कोई भी चार्ज ले सकते हो, यूनिट चार्ज हो गया या फिर टेस्ट चार्ज हो गया, वो इन्फिनिटी पर था, उस इन्फिनिटी से आप क्या कर रहे हो, उस वो जो आपने चार्ज रखा हुआ है जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में उस चार्ज को जो लेकर आ रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो हमने उस चार्ज पर काम करा उसको उस दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए, तो वो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दोनों के फॉर्मूले वगैरह हमने सब देख लिए। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, जो अलग अलग सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं उनमें किस तरीके का होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग रिंग जो होता है, ठीक है, मैंने आपको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था, तो हमने वहाँ पर देखा था कि रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है उसके एक्सिस पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखने वाले हैं। पहले है चार्ज रिंग, ये रिंग है, ठीक है, इस रिंग को ऐसे आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने पहले ही बताया था, ये सपोज रिंग है, तो ये जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये इसका ये वाला एक्सिस होगा जो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए P पॉइंट है, यहाँ पर P पॉइंट है, तो ये क्या हो गया, इसका एक्सिस हो गया। तो एक्सिस पे मान लीजिए ये P पॉइंट है जो कि x डिस्टेंस की दूरी पे ये सेंटर O से, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस चार्ज रिंग की वजह से, यहाँ पर मान लीजिए Q चार्ज है, ठीक है, तो वो होगा KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो स्मॉल r है, ये स्मॉल r कौन सा डिस्टेंस है, ये रिंग से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो है ये रेडियस नहीं है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, अगला देखते हैं सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग में देखिए क्या है कि ये रिंग, मतलब ये पूरी रिंग थी, रिंग का मैंने हाफ पार्ट कर दिया, तो वो सेमी सर्कुलर रिंग बन गई है। तो इस रिंग पे अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है या एक ही तरीके का चार्ज होता है, तो आपका जो सेंटर पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी KQ बाय कैपिटल R। कैपिटल R के यहाँ पर रेडियस। अगर ये
हाफ रिंग में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, हाफ पोर्शन में क्या है इसका, नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, दोनों का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सम आएगा, देखो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव होगा, तो दोनों को जब ऐड करेंगे इस पॉइंट के लिए, ओ पॉइंट के लिए, तो वो हमारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर इस केस में क्या है, जीरो हो गया। उसी तरीके से अगर सेगमेंट ऑफ रिंग लेते हैं, मतलब रिंग का एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा टुकड़ा लिया हुआ हमने, और ये जब इसको सेंटर से मिलाएंगे दोनों कॉर्नर से, तो बीच में अल्फा एंगल बनाएगा, ठीक है, और रेडियस इसकी आर है। तो इसके सेंटर पे अगर ये पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से सेंटर पे जो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा VO इज इक्वल टू K लैम्डा अल्फा। अल्फा क्या है आपका, ये बीच वाला एंगल हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट एंगल अल्फा है। लैम्डा क्या हो गया आपका, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ यहाँ पर कितना है, लैम्डा यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q/L। L यानी कि ये जो आर्क की लेंथ है, ठीक है। ये आर्क की लेंथ भी कैलकुलेट करना मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पोर्शन में। उसी तरीके से अगर हाफ पार्ट में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, हाफ पार्ट में नेगेटिव चार्ज है, तो उस केस में ओ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, इसी की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर इतना हो गया। अब इसके बाद और देखते हैं, और सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। सॉरी, मैं एक चीज़ चेक कर रहा था, एक्चुअली मुझे इस पर डाउट था। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कैपिटल आर है, ठीक है, स्मॉल आर नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने इसको लिख लिया है तो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिए, ये कैपिटल आर है, ठीक है। सॉरी, कॉल ने इंटरप्ट कर दिया था। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो है ये स्मॉल आर नहीं था, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस नहीं, ये वाला डिस्टेंस है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था उसमें भी क्या था, ये कैपिटल आर था, ठीक है। तो ये चीज़ आप करेक्ट कर लेना प्लीज़, कि ये कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। एक्स ये आपका सेंटर से लेके ये पी पॉइंट तक का डिस्टेंस हो गया, कैपिटल आर आपकी रेडियस हो गई। अब देखते हैं जो बाकी इसके आगे हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। स्फीयर में हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड जब हमने पढ़ा था, तो हमने स्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जगह जगह पर, यानी कि अंदर स्फीयर के, फिर उसके सरफेस पे और बाहर, तो हमने तीनों के फॉर्मूले देखे थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर पोटेंशियल के भी फॉर्मूले हैं, जैसे कि हमने वहाँ पर भी पढ़ा था हॉलो और कंडक्टिंग स्फीयर, और दूसरा था सॉलिड और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर में मैंने आपको बताया था चार्ज जो रहता है वो सरफेस के ऊपर रहता है, और जो सॉलिड या फिर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है उसमें चार्ज अंदर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला हमारा केस जो है वो वैसे ही है जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। पहला ये है कि आर इज ग्रेटर देन आर, यानी कि अगर कोई भी पॉइंट यहाँ बाहर होता है इस स्फीयर के, ठीक है, जो हॉलो स्फीयर दिख रहा है इसके बाहर आपका कोई भी पॉइंट होता है आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ठीक है, ये कैपिटल आर के रेडियस है, स्मॉल आर कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। तो स्मॉल आर जो डिस्टेंस है अभी हमने पहले केस में कंसिडर करा कि वो बाहर है इस स्फीयर के, ठीक है, तो वो आर इज ग्रेटर देन आर हो गया, यानी कि इस रेडियस से बड़ा होगा वो डिस्टेंस। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा, V इज इक्वल टू KQ बाय स्मॉल आर, ठीक है। Q आपका इस पे चार्ज हो गया, K आपके वही कुलाम्स कांस्टेंट हो गया, और ये स्मॉल आर आपका डिस्टेंस हो गया सेंटर से लेके उस चार्ज तक, उस पॉइंट तक का, ठीक है। ऑन सरफेस पे क्या होगा, आर के बराबर होगा, स्मॉल आर जो है वो इस रेडियस के बराबर हो जाएगा। वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा V इज इक्वल टू KQ बाय आर, ठीक है। ये कुछ सिमिलर है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही, आप वहाँ से देखेंगे इनसाइड आर इज स्मॉलर देन आर, मतलब अगर आप कोई पॉइंट अंदर कंसीडर करते हो तो उसमें जो स्मॉल आर की वैल्यू होगी वो इस कैपिटल आर यानी कि रेडियस से छोटी होगी। मान लो अगर आप यहाँ पॉइंट कंसीडर करते हो तो ये क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा स्मॉल आर वो इस कैपिटल आर से छोटा होगा, तो ये लिखा। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो इसी के बराबर होगा जो सेकंड केस में था, V इज इक्वल टू KQ बाय कैपिटल आर। अब ये क्यों आया वो मैं आपको भी इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर वैसे ही सेम यहाँ पर है, सॉलिड के केस में जब बाहर होगा इसके पॉइंट तो होगा V इज इक्वल टू KQ बाय आर। इसमें देखो ये पहले दो केस सिमिलर है जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में थे, ठीक है। सरफेस पे क्या होगा, V इज इक्वल टू KQ बाय कैपिटल आर यानी कि रेडियस हो गया। तीसरा केस इसमें डिफरेंट है, जैसे कि वहाँ पर भी डिफरेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, कि अंदर अगर आप कोई भी पॉइंट कंसिडर करते हो तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, K कैपिटल Q मतलब जो भी चार्ज है अपॉन 2 कैपिटल R क्यूब यानी कि रेडियस का क्यूब लेंगे, फिर यहाँ ब्रैकेट है 3 कैपिटल R स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर क्या है, वो डिस्टेंस जहां पर आपने पॉइंट कंसीडर करा है। मान लो यहाँ पर पॉइंट कंसीडर करा है तो ये वाला क्या होगा, स्मॉल आर डिस्टेंस होगा, सेंटर से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो स्मॉल आर होगी। तो ये आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया, V इज इक्वल टू KQ अपॉन 2R क्यूब ब्रैकेट में 3R स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इतना था। अब मैं इसका जो रीजन है वो आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, कि ये दोनों फॉर्मूला सेम क्यों है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल में रिलेशन होता है वो होता है E इज इक्वल टू माइनस DV बाय DR, ठीक है। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा कैसे होता है,
ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो ये एक रिलेशन होता है E इज इक्वल टू डी वी माइनस डी वी बाई डी आर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक तरीके का पोटेंशियल में चेंज होता है डिस्टेंस के, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, ये एक रिलेशन होता है। तो अब आपको ये चीज़ समझनी है कि हमने जब हॉलो स्फीयर का केस पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि जो हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ठीक है, ई इनसाइड जो होता है हॉलो स्फीयर के केस में यहाँ पर वो होता है 0। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है हमारे पास E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। अब E इनसाइड 0 है तो मैं इसको 0 के बराबर रख सकता हूँ, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्फीयर के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो इतनी क्वांटिटी 0 के बराबर हो गई। अब देखो, अब माइनस साइन सपोज उधर चला गया तो मेरे पास क्या बचा, डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब डी आर भी 0 में मल्टीप्लाई हो सकता है तो मेरे पास क्या आ गया, डी वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, डी वी इज इक्वल टू 0 का मतलब है, डी वी का मतलब है चेंज इन वी, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल इज 0। तो वी का मतलब हो गया कि वी कांस्टेंट है। मतलब अगर पोटेंशियल v में कोई चेंज नहीं आ रहा है, डी वी 0 के बराबर है, इसका मतलब है कि डी वी का मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। डी वी लिख सकते हो या फिर आप इसको डेल्टा वी भी लिख सकते हो। ठीक है, अपनी आसानी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, डेल्टा वी 0 के बराबर है, यानी कि पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है पोटेंशियल में चेंज 0 है। कहीं पर भी आप दो पॉइंट पे पोटेंशियल कंसीडर करोगे तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, वहाँ पर डिफरेंस नहीं आएगा। अब मैंने क्या करा, ये स्फीयर के सरफेस के ऊपर मेरे को पता है कि पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाई कैपिटल आर। अब मैं इससे जस्ट लगा हुआ पॉइंट इसके अंदर, मान लीजिए ये सरफेस का पॉइंट है, इससे लगा हुआ पॉइंट सपोज ये पॉइंट लिया, बहुत कम डिस्टेंस है। ठीक है, मान लो कि माइक्रोमीटर डिस्टेंस के बराबर है, तो मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पर जितना पोटेंशियल है V, उतना ही पोटेंशियल यहाँ अंदर भी होगा, जस्ट अंदर उसके। ठीक है, उससे लगा हुआ सरफेस जो है अंदर को, वहाँ पर भी पोटेंशियल उतना ही होगा। तो मान लो ये V की वैल्यू इतनी थी, तो इस अंदर वाले पॉइंट की V की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। ठीक है, ये सरफेस पे वैल्यू इतनी थी, ये सरफेस है बाहर वाला जो पॉइंट है। ठीक है, एस जो लिखा है मैंने बाहर वाला, ये सरफेस हो गया। इसके जस्ट अंदर मैंने कोई पॉइंट कंसीडर करा तो वहाँ पर भी मैं मान सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इतना ही होगा, मैंने ऐसा माना। अब आप देख रहे हो कि अंदर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो अगर यहाँ पर सपोज कोई पॉइंट इससे लगा हुआ अंदर को, वहाँ पर उसकी वैल्यू इसके बराबर थी, तो उसके अंदर जितने भी सारे पॉइंट्स आएंगे, मतलब पूरा अंदर जो स्फीयर के अंदर जितना भी वॉल्यूम है, वहाँ पर हर जगह जो आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और जो इक्को पोटेंशियल सरफेस है वो क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए, क्योंकि ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वहाँ पर सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। अगर हम मतलब कंसेप्ट यूज़ करके, इसका कंसेप्ट यूज़ करके जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वहाँ पर सर्किट्स सॉल्व करते हैं, रेजिस्टेंस जहाँ पर निकालना होता है, करंट निकालना होता है, वो सब चीज़ें जो निकालनी होती है तो वहाँ पर बहुत हेल्प करता है। तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, मैं पहले भी इसको बता चुका हूँ, लेकिन मैंने वहाँ पर ये टर्म नहीं लिया था, इसलिए मैं आपको दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बाहर जा रही है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये मान लीजिए पूरा फैला हुआ है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए मैंने दो पॉइंट कंसीडर करे, एक ए है और एक ये है बी। ठीक है, अब यहाँ का पोटेंशियल मान लो मैं कंसीडर कर लेता हूँ वी ए, और ये बी का पोटेंशियल कर लेता हूँ वी बी। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हो, पोटेंशियल हमने पहले ही पढ़ लिया। पोटेंशियल यानी कि यहाँ पर जो, अगर मैं इन्फिनिटी से कोई चार्ज लेकर आ रहा हूँ यहाँ इस पॉइंट पर, तो मुझे उस यूनिट चार्ज पर कितना काम करना पड़ेगा वो मुझे इस पॉइंट की वैल्यू बता देगा पोटेंशियल की। ठीक है, तो अब देखो, जब आप इन्फिनिटी से, मान लो ये इन्फिनिटी से कोई चार्ज लेकर आ रहे हो, ए पर लाओगे, ठीक है, ए पर लेकर आए, दूसरी बार में आप क्या ला रहे हो, बी पर ला रहे हो, तो आप ये देखोगे कि जब आप ए पर लाओगे या और बी पर लाओगे, तो बी पर लाने में आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि बी जो पॉइंट है इस चार्ज के ज़्यादा पास है। तो ज़्यादा पास है, तो अगर आप टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हो वो पॉजिटिव होगा, तो ये भी पॉजिटिव है, ये इसको यहाँ पर ज़्यादा धक्का मारेगा इन कंपेरिजन टू दिस पॉइंट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जब मैं यूनिट चार्ज को लेकर आ रहा हूँ तो मुझे काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू दिस पॉइंट। ठीक है, तो वी बी पर जो पोटेंशियल होगा, वी बी का जो पॉइंट, जो बी पॉइंट है वहाँ पर जो पोटेंशियल वी बी है वो वैल्यू हाई होगी और इसकी वैल्यू लो होगी। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि इस पॉइंट के पोटेंशियल और इस पॉइंट के पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस है, जो गैप है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो है 0.2 वोल्ट का,
और यहाँ पर जो पोटेंशियल है मान लीजिए है 0.6 वोल्ट का। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, यानी कि अगर मेरा चार्ज यहाँ पर है, इस चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ पर जो तक ले जाना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। वो जो काम करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, उसे ही मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलूँगा। तो मुझे जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर मिलेगा वो कितना होगा, VB माइनस VA, क्योंकि VB क्या है, हायर वैल्यू है, VA क्या है, लेसर वैल्यू है। तो 0.6 में से 0.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे मिलेगा 0.2 वोल्ट, 0.4 वोल्ट। ठीक है, 0.4 वोल्ट का मतलब है, देखो V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। ठीक है, अब वोल्ट को मैं और भी कुछ लिख सकता हूँ, 0.4 जूल अपॉन कुलाम, क्योंकि जूल देखो वर्क की यूनिट है, चार्ज की यूनिट क्या है, कुलाम है, तो जूल पर कुलाम हो गया। अगर मैं एक कुलाम का चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर आ रहा हूँ, A से B तक लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ, मतलब 0.4 V इक्वल टू W/Q है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं एक कुलाम चार्ज यूज़ कर रहा हूँ तो ये नीचे क्या हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मुझे जो वर्क मिलेगा, वर्क कितना मिलेगा, 0.4 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि A से अगर B पॉइंट पर मैं जा रहा हूँ एक कुलाम चार्ज को लेकर, और यहाँ पर पोटेंशियल है 0.2 वोल्ट, यहाँ पर है 0.6 वोल्ट, तो मुझे 0.4 जूल का काम यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है, तो आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके, और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ उनको देख लीजिए। अब मैं आपको एक और कंसेप्ट बताता हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस का, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इक्विपोटेंशियल ये 2 वर्ड से बना है, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल आपको पता ही, अभी हमने पढ़ा, पोटेंशियल यानी कि किसी की सेल्फ पावर या सेल्फ कैपेबिलिटी। ठीक है, तो ये सरफेस का मतलब ये होता है, अब आप ये देखो, ये B पॉइंट यहाँ पर है, अगर मैं B पॉइंट यहाँ कर दूँ, या B पॉइंट यहाँ पर कर दूँ, या B पॉइंट यहाँ पर कर दूँ, इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कैपिटल Q चार्ज है, इनसे इस B पॉइंट के, इस B पॉइंट की, इस B पॉइंट की और इस B पॉइंट की जो दूरी है वो बराबर है। अगर दूरी बराबर होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है, यहाँ जितने भी डिस्टेंस, मान लो इधर R डिस्टेंस आया, इधर भी आ रहा है, 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 अगर आप सेम डिस्टेंस की दूरी पर जाओगे किसी चार्ज से आप सेम डिस्टेंस की दूरी पर जाओगे, तो वहाँ हर जगह पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो सेम होगी। तो मैं मान सकता हूँ कि मान लो ये R डिस्टेंस का एक सर्कल बना दिया मैंने, या ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो हर इस सर्कल के पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है कि लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, लोकस का मतलब होता है कि एक पाथ, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स which are at the same distance from a charge and having the same potential value, यानी कि इस चार्ज से सारे वो पॉइंट्स जो सेम दूरी पर हैं और जहां पर सेम पोटेंशियल की वैल्यू है, ठीक है, उनका लोकस यानी कि इसको अगर इन सारे पॉइंट्स को जो मैं मिला दूं, उसका जो पाथ है, उस पाथ को मैं क्या बोलूंगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जहां पर आपकी पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। तो अगर सपोज ये पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो सर्कुलर बनता है, इस तरीके का। सर्कुलर नहीं, अगर 3D में देखेंगे तो स्फेरिकल होगा वो। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर जगह होंगी, बाहर भी होंगी, अंदर भी होंगी, हर जगह होंगी। तो ये जो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, क्योंकि कई बार शेप पूछ ली जाती है कि पॉइंट चार्ज की वजह से किस तरीके का होगा। अब मान लो अगर मैं कोई, ये जैसे ए पॉइंट था, ए पॉइंट यहाँ पर मान लो कुछ डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस की दूरी पे, एक्स डिस्टेंस फिर मैंने यहाँ लिया, फिर मुझे एक ए पॉइंट मिल गया। तो सपोज ये मैंने दूसरा लोकस खींच दिया, मतलब एक्स डिस्टेंस, इन सारे पॉइंट्स पे, ये जो सर्कल देख रहे हो, इन सारे पॉइंट्स पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो ये एक तरीके का मेरा पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। ठीक है, और एक खासियत होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी चार्ज को ट्रेवल करवाते हो तो आपका वर्क डन होता है 0, क्योंकि देखो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, यहाँ से मैं यहाँ किसी चार्ज को लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल मान लो कितना था मेरा, 0.2 वोल्ट, तो यहाँ पर भी कितना है, 0.2 वोल्ट है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। तो अब मेरा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कितना हो गया, 0। ठीक है, 0.2 में से 0.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, 0 आ गया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 आया है तो मैं ये लिख सकता हूँ V = 0 = W/Q। ठीक है, क्योंकि V = W/Q होता है तो ये भी 0 के बराबर होगा। अब Q कुछ भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है,
क्योंकि कोई भी वैल्यू मैंने उसको इधर जीरो में ट्रांसफर कर दिया तो वर्क डन मेरा कितना आ गया, जीरो आ गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। ये इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा कंसेप्ट था, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं कि अगर सपोज आपकी ये इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड है, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो इस तरीके का बनता है, ठीक है, इस तरीके का, ये प्लेन शीट जैसी। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आप जब भी बनाओगे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज से आ रही है इसके हमेशा परपेंडिकुलर होगी। मतलब ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना है ये 90 डिग्री बना रहा है, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कभी भी आपको कोई सरफेस दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर आप ये टेंजेंट बनाते जाओ और उन सब टेंजेंट्स को मिला सकते हो। तो ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस का टॉपिक था, वो यहाँ पर फिनिश हो गया। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल और उनके कुछ एप्लीकेशंस वगैरह देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा कैपेसिटर। तो ये शायद 2 या मैक्सिमम 3 लेक्चर्स और रह गए इस चैप्टर के, ठीक है। आपको लग रहा होगा काफ़ी बड़ा चैप्टर है, हाँ बड़ा है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं। और प्लीज़ आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, और नोट्स जो हैं वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जिनको मेरे बारे में नहीं पता है प्लीज़ उनको भी बताइए, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।